अम्मा की नसीहतों का असर था, इसीलिए मुर्तज़ा रात को उनकी तन्हाई के ख्याल से घर आ जाता था। मगर शाज़म को सुलाने के बाद वो दूसरे कमरे में चला जाता। अशफा उसके कठोरपन पर सुलगती रहती। रात भर जागने की वजह से उसके सर में अक्सर दर्द रहने लगा था। मुर्तज़ा ने उसे अजियत देने का नया तरीका सोचा था। उसने घर के तमाम मुलाजमीन की छुट्टी करवा दी। सिर्फ मुकर्रम जान था जिसके महीने भर का राशन लाने की जिम्मेदारी थी। हफ्ते बाद वो ज़रूरत की चीज़ें ला देता। अशफा को सारे काम खुद करना पड़ते थे। किचन के कामों से तो उसकी जान जाती थी। ऊपर से इतने बड़े घर की तनहा सफाई करना इंतहाई मुश्किल था। उसे गुस्सा उस वक़्त आता जब मुर्तज़ा के मेहमान डेरे पर आते और घर से खाना तैयार करके भेजना पड़ता। मुर्तज़ा को भी उसके भोहड़पन की अब खबर हुई थी। वो सुबह नाश्ते के बाद घर से निकलता था और रात देर से उसकी वापसी होती। खाना वो हमेशा घर आकर ही खाता और बातें बनाने का भी उसे मौका मिल जाता था। कितनी बदसलीका और फूहड़ औरत हो तुम। कभी अपने कमरे की हालत जाकर देखो। इस कदर बेतरतीबी है। फर्नीचर पर मिट्टी की तहें जम गई हैं। अभी तो ये 3 दिन नहीं हुए अम्मा को गए हुए और घर की ये हालत हो गई है। शाज़म के कपड़े सोफे कालीन और बेड के ऊपर बिखरे पड़े हैं और खुद वो इतना गंदा हो रहा है। तुमने उसे नहलाया भी नहीं। अभी तो उसे कपड़े पहनाए हैं, सहन में जाकर गंदे कर लेता है। बड़े बड़े पतीले धोती अशफा ने रूहानी आवाज में कहा। सहन में ना जाने कब से झाड़ू नहीं लगा। जामन और आम के पत्तों का अलग ढेर लगा है। वो नागवारी से बोले जा रहा था। बर्तन धोकर सहन की सफाई करती हूँ, अशफा ने मरी आवाज में कहा। बरामदा भी साफ करो। एक नया ऑर्डर मिल चुका था। वो जलती कुलसती झाड़ू उठाकर सहन साफ करने लगी। कच्चे सहन से उठने वाली धूल ने मिनटों में ही उसे कार्टून बना दिया था। ऊपर से शदीद खांसी ने पल भर में ही उसे बेहाल कर दिया। इतना नहीं हो सकता कि कम अज कम सहन में टाइलें ही लगवा दें। वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। मम्मा भूख लगी है, चिप्स बना कर दें। शाज़म ने जाली वाले दरवाजे से झांक कर दुहाई दी तो वो नरमी से बोली, ओके बेटा, ये थोड़ा सा काम रह गया है, मैं अभी आती हूँ। मम्मा आपने पाउडर लगाया है क्या? थकन से नडाल जब वो कमरे में आई तो शाज़म ने हैरत से पूछा। अशफा चेहरे पर हाथ फेरकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसकी हंसी छूट गई। ये पाउडर उसके पलकों और बालों में भी जज़ब हो गया था। वो इसी तरह हंसते हुए वॉशरूम में घुस गई। जब बाहर आई तो हालत कदरे बेहतर महसूस हुई। उसने मुर्तज़ा को ना पाकर शाज़म से पूछा, तुम्हारे पापा बोल बोल कर सारा नज़ला गिराकर कहाँ चले गए हैं? बाबा को फ्लू हो गया है? शाज़म ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा तो अशफा मुस्कुराई और बोली, आओ मैं अपने बेटे को चिप्स बना कर दूँ। ओके। वो उसके साथ ही किचन में आ गया। अशफा ने आलू काट कर कढ़ाई में तेल डाला। 20 मिनट बाद चिप्स तैयार थे। एक प्याली में उसे केचप डाली और गिलास में पेप्सी और बर्फ़ के क्यूब्स डालकर वो मुख्तसर सा लंच शाज़म के सामने रख के खुद भी बैठ गई थी। मम्मा आप बस चिप्स अच्छे बनाती हैं और कोई भी चीज़ आपको मम्मा के हाथ की पसंद नहीं आती? नहीं, उसने सच्चाई से जवाब दिया तो अशफा ने मसनूई खफगी से बेटे की तरफ देखा। मम्मा ट्राइफल तो अच्छा बनाती हैं। हाँ, और बाकी सब गंदा है। वो मज़े से पेप्सी के सिप ले रहा था। अशफा ने मुंह बना लिया और बोली, हो ना कठोर बाप के कठोर बेटे। इतनी मेहनत करती हो और तुम बाप बेटे को कुछ पसंद ही नहीं आता। इतने नखरे हैं तुम दोनों के। दादो सब अच्छा बनाती हैं और फूफो भी। वो पुरसोच अंदाज में बोला। दरवाजे से अंदर आते मुर्तज़ा ने उन माँ बेटे की कुछ तकरार सुन ली थी। ताहम वो तासुर दिए बगैर बोला, खाना तैयार है तो दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अशफा सूरत से उठी और रात का बचा हुआ सालन और रोटी बनाकर उसके सामने रखी। ये क्या है? ये चिकन का सालन है। वो असल में गलती से मैंने चिकन को प्रेशर कुकर में डाल दिया था, तो ये हड्डियाँ अलग हो गई हैं और गोश्त अलग। ये तो बहुत ही फखरिया कारनामा सर अंजाम दिया है आपने। मुर्तज़ा ने बेदिली से खाना शुरू किया। इतना भी मिल जाता है, इसी पर इक्तफा करें। हाँ, तुमसे कुछ बैद नहीं कि फाके ही करवाने शुरू कर देती। खुद ही तो कह रहे थे कि आप मैं रोज़ाना आलू बनाती हूँ। अब रात को चिकन बनाया है तो आप घर नहीं आए और सामने रखा है तो बातें बना रहे हैं। वो खफगी भरे लहजे से बोली। शाज़म, इस चिकन की तुम ही तारीफ कर सकते हो। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें ये प्यारी भी बहुत है। मुर्तज़ा ने पेप्सी के खाली गिलास में चिप्स डालते शाज़म को मुखातिब किया।
अशफा तो सिर्फ इसी बात पर ही खिल उठी थी कि मुर्तज़ा ने उसे तलब किया है। आइंदा आने वाले दिनों में भी वो ज़रूरत के वक़्त उसे आवाज़ दे लेता था। मगर ये वो नहीं जानती थी कि मुर्तज़ा ने सचमुच उसे अपनी ज़रूरत ही समझ लिया है। वो अशफा जिससे उसे मोहब्बत थी वो कहीं खो गई थी। अब वो सिर्फ शाज़म की माँ और मुर्तज़ा की ज़रूरत थी। उसने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में अशफा को इसकी औकात याद दिला दी थी। अशफा को नज़र से गिरी और दिल से उतरी औरत के महफूम की भी अब समझ आई थी। उसे यकीन हो चला था कि ताया अब्बा ने एक मरतबा फिर मुर्तज़ा को अशफा के साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर लिया था। ताई अम्मी और ताया अब्बा के आंसू ने यकीनन उसे फिर से ज़ेर कर दिया था। उसकी एक गलती तमाम उम्र के लिए पशेमानी बन चुकी थी। उसे उस रात बहुत रोना आया जब मुर्तज़ा ने उसे अपने कमरे में बुलवाया। रात की तारीकी में घर से भाग जाने वाली औरतों की तुम नहीं जानती क्या सज़ा है। मगर मैं शाज़म और बाबा की खातर तुम्हारी इस सज़ा को माफ़ किया। मगर तुम सारी ज़िंदगी भी मेरे दिल में अपना वो मकाम और एहतराम बहाल नहीं कर पाओगी जो कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए मौजूद था। अब लाइट ऑफ करके इधर आ जाओ। अशफा ने मुश्किल से ही सही इस तल्ख़ हकीकत को पी लिया। अगर वो उसे अपनी इन तमाम बदगुमानियों, गलतफ़हमियों और महवश की चालबाज़ी के मुतल्लक़ बता भी देती, तो जो जुर्म उससे सरज़द हो गया था, उसकी तलाफ़ी कैसे मुमकिन होती? वो रात की तारीकी में एक हासद औरत की बातों में और वक्ती गुस्से की लपेट में आकर निकल गई। अगर उसे इन नज़ाकतों का पता होता तो वो कभी भी ऐसा ना करती। उसकी परवरिश जिस माहौल में हुई थी और जिस माशरे और मुल्क की वो रहने वाली थी, वहाँ ये बातें मामूल का हिस्सा थी। कभी औलाद माँ बाप से झगड़ कर घर छोड़ देती, कभी माँ बाप आपस में झगड़ा करके औलाद को छोड़ देते, कभी बीवी शौहर से नाराज़ होकर भाग जाती, कभी शौहर बीवी से तंग आकर गायब हो जाता। ये तो इसकी माँ की तरबियत का असर था जो वो हमेशा मजबूत और सारबत कदम रही। क्या इसका शौहर कभी इसकी बात पर यकीन करेगा कि वो शख्स ही उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द है जिससे उसने मोहब्बत की? मुर्तज़ा के सख्त रवैये की वजह से हर वक्त अफसुर्दा सी रहने लगी थी। अगरचे रोज़ाना ही सानिया और निमरा से फ़ोन पर बात होती थी और कई मरतबा तो ताया अब्बा से भी मुर्तज़ा ने भी करवा दी थी, मगर फिर भी वो सब घरवालों को बहुत मिस कर रही थी। उसके बार बार इसरार पर सानिया ने आने की हामी भर ली। हफ्ते की शाम आशिर अपनी दोनों बेटों को और सानिया को छोड़ गया था। जाते जाते उसने कितनी ही मरतबा दुहाई दी थी, दिल पर पत्थर रख के छोड़ के जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातर भाभी। उस एहसान अज़ीम का शुक्रिया। अशफा उसके मस्करेपन पर मुस्कुराती रही। कहीं से भी तो वो दो बच्चों का बाप नहीं लग रहा था। सानिया के आ जाने से घर में खूब रौनक हो गई थी। बच्चों के साथ शाज़म का भी खूब दिल लग गया। सारा सारा दिन वो तीनों आपस में खेलते रहते। शाज़म अब जिद भी नहीं करता था। रात को जब अशफा उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई तो उसने बड़े आराम से पूरा गिलास खाली कर दिया। मम्मा एक बात बोलूं? जान मम्मा, एक नहीं ढेर सारी बातें बोलो। अशफा ने उससे सुर्ख रुखसार चूम कर कहा। मम्मा शाज़िम अकेला क्यों है? शाज़िम अकेला कैसे है? शाज़िम के पास मम्मा है, बाबा हैं। अशफा कदरे चौंक सी गई थी। नहीं, उसने गुस्से से सर दाएं बाएं हिलाया। शाज़िम को बेबी चाहिए, नोमी जैसा। शाज़म, अशफा को एकदम ही गुस्सा आ गया था। अंदर आते मुर्तज़ा ने भी ठटक कर मुंह बिसोरते अपने लाडले की तरफ देखा, जिसकी फरमाइशें दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही थीं। मम्मा शाज़िम किसके साथ खेले? वो ठनका। इतने तो खिलौने हैं, आपके बाबा के साथ जाकर और ले आना। अशफा ने मुर्तज़ा को देखकर उसे बहलाना चाहा। शाज़िम को खिलौने नहीं लेने, बेबी लेना है। ओके मेरी जान, बेबी भी ला देंगे। मुर्तज़ा ने उसे गोद में उठाकर बेंच लिया तो उसका चेहरा मारे खित के सुर्ख पड़ गया। लाला, जब तक अम्मा और बाबा नहीं आते आप हमें और बच्चों को कहीं घुमा फिरा लाएं। बल्कि ऐसा करते हैं कि मरीज चलते हैं। सानिया ने बड़े दुलार से फरमाइश की थी। मुर्तज़ा ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। सानिया ने निमरा और आमर से भी बात की थी, मगर आमर को छुट्टी ना मिल सकी। अलबत्ता आशिर उसी शाम आ गया था। अगली सुबह बहुत सवेरे उन्हें घर से निकलना था। अशफा और सानिया ने मिलकर तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली थी। बच्चे बेहद खुश थे। इसी खुशी के आलम में कच्ची नींद से उठाए जाने पर भी ना रोए। पहला क़याम उनका इस्लामाबाद में था। तकरीबन 3 दिन वो इस्लामाबाद ठहरे थे। दामने को फैसल मस्जिद, रावल डैम और मुर्तज़ा के कज़न की फैमिली से मिलने के बाद वो मरी की तरफ आज़म सफ़र हो गए थे। मरी के कदरे मुनासिब होटल में मुर्तज़ा ने पहले से ही बुकिंग करवा ली थी।
शाजिम, हनान और नोमी बेहद मसरूर थे। बोरबन और नथिया गली से होते हुए माल रोड और फिर आशर के इसरार पर वो घर वापसी के बजाय कागान की तरफ निकल गए। यहाँ के फलक बोस पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, गीत गाती, शोर मचाती, गुनगुनाती नदियाँ, तवीलो अरीज सब्जाजार, खुशनुमा झीलें, तेज़ो तन जलाली दरिया, फितरत के दीवानों और शदाइयों के लिए एक बहुत बड़ा असासा और कुदरत का अनमोल और बेशबहा तोहफा है। अशफा ने पूरे सफ़र के दौरान एक बात नोट की थी कि सानिया और आशर के दरमियान किसी कदर बेतकल्फ़ी थी। पूरे सफ़र में आशर की छेड़छाड़ और सानिया का शर्माना मुस्कुराना किस कदर अपनायत और मोहब्बत थी दोनों के दरमियान। कागान में इन दिनों बहुत रश था। मुल्की और गैर मुल्की सियार और फितरी हुस्न के दीवाने ना जाने कहाँ कहाँ से इन दिलकश निगतारों को देखने के लिए आए थे। दौरान सफ़र ही बच्चे और वो दोनों खवातीन थक चुकी थीं, लिहाजा होटल पहुंचते ही शाज़म सोने के लिए मचलने लगा। सानिया भी बच्चों को सुलाने और खुद आराम करने की गर्ज से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान रखने के बाद आशिर और मुर्तज़ा दोनों कहीं निकल गए थे। अलबत्ता वो और शाज़म दोनों ही बहुत देर तक सोते रहे। अशफा की आंख मुर्तज़ा के झंझोड़ने पर खुली थी। वो इंतहाई गसीले तासरात लिए उसे घूर रहा था। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो ब्लैक सूटकेस में है। इसमें तो तुमने जर्सियाँ, स्वेटर और शालें भर ली हैं। बेवकूफ़ अहमक औरत, क्या ये गर्म कपड़े पहनने का मौसम है? मैं समझी मरी में ठंड होगी। वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने की गर्ज से कंबल में मुँह छुपाने लगी, तो मुर्तज़ा ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह पर से कंबल खींचा। अगर किसी से मशवरा ले लिया जाए तो बेवकत की शर्मिंदगी और खजालत से बचा जा सकता है। वो बहुत कुछ जता कर पलटा तो अशफा पीछे से बोली, आपके कपड़े शायद लेदर के बैग में हैं। आप रुके, मैं निकाल देती हूँ। शुक्रिया, अब जहमत ना करें। और हाँ, शाज़म को जगाओ, कुछ खा पी ही ले, और अब पोस्तों की तरह दोबारा मत सो जाना। खाम खा मेरा इतना खर्च भी करवाया है, अगर सोना ही था तो घर में ही रह लेती। तौबा, मेरी 3-4 घंटों की नींद पर कैसे मुश्तिल हो रहे हैं। मेरा सोना तो उन्हें किसी सूरत भी गवारा नहीं। इतनी बातें सुना दी हैं। मुर्तज़ा के जाने के बाद वो जलती कुलस्ती उठ बैठी। शाज़म को जगाकर हाथ मुंह धुलवाया, कपड़े पहनाए। कुछ ही देर बाद सानिया भी बच्चों को तैयार करके ले आई थी। चाय पीने के बाद वो दोनों भी बच्चों समेत नीचे आ गए। मुर्तज़ा और आशिर इन्हीं के इंतज़ार में खड़े थे। उन्हें आता देखकर मुर्तज़ा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी और पेट में भी चूहों का मैच शुरू था, लिहाजा पहले पेट पूजा करने का सोचा। आशिर ने अपनी फेवरेट डिशेज यानी कि संगाड़ा, मछली और पहाड़ी मिर्च कला और कीमे के सालन का आर्डर दिया था। सानिया और इसके लाला की पसंद एक सी थी। उन्होंने काबली चने का पुलाव और तंदूरी मुर्गी मंगवाई, जबकि अशफा ने इन तीनों की पसंद से ही पेट भरने का फैसला कर लिया। उफ, सालन में किस कदर मिर्चें हैं। सानिया ने सूसू करते हुए कानों को हाथ लगाए। तौबा, ये सालन मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? सानिया ने नाक चढ़ाई। तुम अपने काबली चने का पुलाव खाओ, मेरे मिर्चों वाले सालन को नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। आशर ने जज्बातीपन से डूंगा सानिया के सामने से उठा लिया। आशर और सानिया की मज़ेदार नोक-झोंक के दौरान खाने से भरपूर इंसाफ किया गया था। अगले 3 दिन मुर्तज़ा और आशर ने उन्हें कागान का चप्पा चप्पा दिखा डाला और हद से ज़्यादा थकाया। इन 3 दिनों में वो सिर्फ रात को ही सोती थी और सारा दिन बच्चों समेत इन दोनों के अहकामात पर अमल करती। सैर व तफरीह का शौक़ पूरा हुआ है कि नहीं? मुर्तज़ा सानिया को मुसलसल छेड़ रहा था। एक हफ्ता कागान में रहने के बाद अब वो मज़ीद कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा उन पर तरस खाकर मुर्तज़ा ने वापसी का इरादा कर लिया। जिस रात वो लोग घर पहुँचे उसी रात 3 बजे फ़ोन की बेल गूंज उठी। फ़ोन मुर्तज़ा ने ही सुना था, और काश कि वो कभी ये फ़ोन ना सुनता। ये फ़ोन उनके लिए क़यामत की खबर लाया था। मक्का मदीना से जाते हुए ताया, अब्बा और उनका पूरा ग्रुप जिस बस में सवार था, वो बस हादसे का शिकार हो गई थी। उनके घर के चारों बुजुर्गों ने मदीना तैयबा में हमेशा के लिए आंखें मूंद ली और मदीना तैयबा की मट्टी उनके नसीब ठहरी। वो खुशकिस्मत थे जिन्हें अल्लाह ने अपने नगर बुलाया और फिर ता क़यामत अपने घर में ही उनका मदफन बना दिया। अल्लाह ताला को उन चारों आशिकों की ना जाने कौन सी अदा पसंद आई थी कि उन सब की ही दिली ख्वाहिश को पूरा फरमा दिया। उसे दादी की वो दुआएं याद आईं जो हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से मांगा करती थी। मौला, अपने घर बुलाना, अपने दर पर बुलाना और फिर वापस कभी ना आने देना। उन सब के लिए ये सदमे बहुत अजीम था। अशफा तो पहले ही अपने वालिदैन की दायमी जुदाई का दुख देख चुकी थी।
सो इन सबको हौसला देते संभालते हुए कभी कभी उसके अपने हौसले भी बिखर जाते। मुर्तज़ा खुद को बिखरा हुआ था, बहनों को क्या संभाल दिया। आमर और आशिर की अपनी हालत बहुत बुरी थी। इनके लिए तो माँ ही सब कुछ थी। उन्हें माँ ने ही सब रिश्तों का प्यार दिया था, इसलिए तो उन्हें कभी बाप की याद नहीं आई थी। सायरा और सम्मन भी गम से निडाल थीं। वो एक दूसरे को क्या दिलासा देते। सबसे बड़ा सदमा तो ये था कि उन्होंने अपने प्यारों का आखिरी दीदार भी नहीं किया। दुनियादारी के तकाज़ों के तहत उन्होंने वो तमाम रसूमात पूरी की जो कि इस माशरे का हिस्सा बन चुकी थीं। 40वें तक लोग अफसोस करते और ताज़ियत के लिए आते रहे। आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों की आमदोरफ्त भी कम हो गई थी। अभी ये सदमा ताज़ा ही था कि नक्की और तकी ने ज़मीन में अपना हिस्सा अलग करने का शोशा छोड़ दिया। इन दोनों को मुर्तज़ा की तकलीफ़ का एहसास भी कैसे होता। शुरू से ही चच्ची ने बच्चियों के जहनों को उनके खिलाफ भड़का कर आलूदा कर दिया था। और मुर्तज़ा तो चच्ची से उस दिन से मुतनफ़र था जब वो इस घर में आई थी। हर वक्त अम्मा के कान में घुसी मुर्तज़ा के खिलाफ उन्हें उकसाती रहती। आपा, भला सौतेली माएँ भी इतना ख्याल रखती हैं। आपने तो इस फितने को सर चढ़ा रखा है। या फिर कहती क्या ज़रूरत है इसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की, खामखा इतना खर्चा। वो ना मुर्तज़ा को अच्छी लगती थी, ना उन्हें मुर्तज़ा से कोई दिलचस्पी थी। ये दुश्मनी उस हल्की नौजवानी की उम्र तक जारी रही और फिर खुद ब खुद चच्ची का रवैया उससे बेहतर होता चला गया। मुर्तज़ा ने आशर और आमर से मशवरा करके जो उनके जायज़ हक था उन्हें दे दिया, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने इस पर मुकदमा दायर करवा दिया था। वो मज़ीद ज़मीन उससे मांग रहे थे, जिसे देने के लिए मुर्तज़ा ने इनकार कर दिया। जो कानूनी हक उनका बनता था वो मैं दे चुका हूँ, मज़ीद एक टुकड़ा ज़मीन का नहीं दूंगा। सानिया और निमरा झगड़ा बढ़ जाने के खौफ से भाई को रजामंद कर रही थीं कि वो लोग जो मांगते हैं दे दो, मगर मुर्तज़ा किसी तौर पर नहीं मान रहा था। अगर आप ज़मीन नहीं देना चाहते तो ना दें, बदले में रकम दे दें। मेरे पास 50-60 लाख की रकम। शट अप अशफा। मुर्तज़ा उस तौर से दौड़ा कि वो तीनों ही सहम गईं। तुम्हें इन मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा मसला है, मैं निपटा लूँगा। लाला, आपको पता तो है कि वो शुरू से ही लालची हैं। आप इन लालचियों के मत्थे ज़मीन मार दें। सानिया समझाने वाले अंदाज में बोली तो मुर्तज़ा गुस्से से उठकर चला गया। निमरा और सानिया पिछले 2 माह से इधर ही थीं। आज इन दोनों को ही जाना था। सानिया लाला की वजह से फिक्रमंद थी और निमरा को कुछ और भी फिक्रें खाई जा रही थी। जाते हुए उसके कान में राजदारी से बोली, अब शाज़म के बहन या भाई को आ जाना चाहिए। हाँ तो और क्या। सानिया ने भी तायद में सर हिलाया और बोली, हमारी दुआएं जल्द कबूल होंगी। इन दोनों के जाने के बाद ज़िंदगी फिर से अपनी डगर पर आ गई थी। पहले उसे ये इंतज़ार तो था कि बहुत जल्द दादी ताया अब्बा आने वाले हैं। वो दिन गिन गिन कर गुजार रही थी, मगर अब वो किसका इंतज़ार करती। अब उसने घर को भी अच्छी तरह संभालना सीख लिया था। दिन वैसे ही बेरंग और फीके से गुजर रहे थे। शाज़म के साथ दिन अच्छा मसरूफ़ सा गुजर जाता था, मगर जब वो सो जाता तो फिर अशफा पूरे घर में बुलाई बुलाई फिरती। कभी कभी वो हैरत से सोचती थी कि क्या मैं वही अशफा हारून हूँ। वो नखरे, वो ज़िदें, लाड, गुस्सा, तिलमिलाहटें, खफगियाँ, सब भी ख्वाब सा महसूस होता था। मुर्तज़ा का रवैया वैसा ही था, कभी धूप कभी छाँव। वो इस उम्मीद पर हर दिन और हर रात मुतमिन सी रहती कि कभी तो मुर्तज़ा उसकी 4 साल पहले वाली सरजद हो जाने वाली इसकी गलती को माफ़ कर देगा। आशर और आमर के इसरार बल्कि ज़िद पर उसने तकी और नकी को मज़ीद ज़मीन दे दी थी और फिर खुद उसने थोड़ी सी ज़मीन बेचकर लाहौर के कदरे पोश इलाके में छोटा सा मगर खूबसूरत घर ले लिया। कुछ अरसे बाद वो लोग शहर में शिफ्ट हो गए थे और यही इतने अरसे बाद एक वाहिद तब्दीली थी जिसने इसके बेटे और खुद अशफा के मिजाज पर खुशगवार असर डाला। अगरचे मुर्तज़ा रोज़ाना ही गांव का चक्कर लगाता था, अक्सर रात भी वहीं रुक जाता। ज़मीनों का सारा हिसाब किताब अब मुकर्रम जान के सुपुर्द था। वो अपने गांव से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहता था। उस गांव से, उस मट्टी से तो उसे इश्क था। इन लोगों से उसका ताल्लुक़ था, वो क्यों कर उनसे मुंह मोड़ता। यहाँ आने के बाद एक और खुशगवार तब्दीली बल्कि खुशखबरी उन्हें मिली, जिसने इन सब के गमज़दा दिलों को फिर से सरशार कर दिया था। सानिया और निमरा बहुत खुश थी। खुश तो अशफा भी बहुत थी। बस एक मुर्तज़ा ही था जिसके तासुरात से कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इसी तरह वक़्त के थाल में मज़ीद कुछ महीने और आन गिरे। वो जब भी गांव आता था अपने घर में ही ठहरता।
आज भी वो काफ़ी देर ज़मीनों का चक्कर लगाने के बाद घर आया तो बराबर वाले मकान से बड़ी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। ए राजा हुसन दा सदा राज माणे, कदी फेरा पावा गरीबां दे डेरे। हैं, ये पड़ोस में कौन सी माई मीरा आ गई है? वो सोचता हुआ अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। सारे घर की तमाम लाइट्स ऑन करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। क्योंकि सारा दिन मसरूफ़ गुजरा था, लिहाजा काफ़ी थकन महसूस हो रही थी। मगर मसला ये था कि जब वो बहुत थक जाता तो फिर नींद बहुत मुश्किल से आती। वो यूं ही बिस्तर पर दराज हुआ तो अम्मा और बाबा की याद आंखों को नम करने लगी। इस घर में कभी खूब रौनक हुआ करती थी, कह के मुस्कुराहटें, खुशियाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस घर में गमों ने बसेरा कर लिया। उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। ना जाने क्यों आज फिर जख्मों से गोया टांके उधड़ रहे थे। बीता वक्त याद आ रहा था, जख्मों से खून रिसने लगा था। वो यादें जो माजी का हिस्सा बन चुकी थीं, कुछ खुशियाँ, बहुत से गम। अम्मा और बाबा की जुदाई ने उसे अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया था। कभी कभी जी चाहता कि किसी कमसन बच्चे की तरह खूब दाड़े मार मार कर रोए। उसकी प्यारी माँ जो सौतेली होने के बावजूद उसके लिए सिर्फ माँ ही थी। अगरचे अम्मा की बहन उसकी चच्ची उन्हें किसी कदर इससे मुतनफ़र करने की कोशिश में लगी रहती, मगर माँ के रवैये में कभी एक पल के लिए भी तब्दीली नहीं आई। हत्ता कि निम्रा और सानिया की आमद के बाद भी जो अहमियत उसकी थी और जो उसे मोहब्बत मिलती थी वो हमेशा उसकी रही। वो हॉस्टल से घर आता, अम्मा के उसके लिए ढेर ढेर मज़ेदार पकवान अपने हाथ से बनवाती और फिर मिन्नतें कर करके खिलाती। इतने डेरों के हिसाब से लाड प्यार के बावजूद वो बिगड़ा नहीं था, बल्कि अम्मा और बाबा की मोहब्बतों ने उसे डेरों एतमाद बख्शा। वो जब भी घर आता समीना चच्ची की पेशानी पर बल पड़ जाते। 9-10 साल के बच्चे से ना जाने उनका क्या बैर था, या फिर ये उनकी फितरत में शामिल था। हर एक से तल्ख कलामी करना, तंज के तीर बरसाना, गुस्से से घूरते रहना। और मुर्तज़ा को तो कभी कभी वो मार पीट भी लेती थी, मुख्तलिफ बहानों से। वो नौजवानी की उम्र को पहुंचा तो चच्ची के रवैये में खुद ब खुद तब्दीली आ गई। अल्लाह ताला ने उसे जहानत और वजाहत से बहुत नवाजा था। सबसे बढ़कर उसका अच्छा और दिल मोह लेने वाला अखलाक था। जो भी उससे मिलता गर्विदा हो जाता। उसे याद था पहली मरतबा कब, किस दिन और किस मौका पर मुर्तज़ा और चच्ची की बराह रास्त तल्ख कलामी हुई थी। वो मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी से घर आया था। आते साथ ही वो ट्रैक्टर लेकर ज़मीनों की तरफ निकल गया। रात जब वो घर वापस आया तो महवश आई बैठी थी। मुर्तज़ा को ज़्यादा बोलना और खुसूसन चच्ची की फैमिली के साथ बोलना कत्तन नापसंद था। ये उसी रात की बात है जब महवश उसके पीछे ही कमरे में चली आई। मुर्तज़ा अपनी नागवारी छुपाए महवश की तरफ मुतवज्जा हुआ। कोई काम था तो बाहर ही कह लेती, सबके सामने कहने वाला काम नहीं है। वो महनी खेजी अंदाज से मुस्कुराई। बोलो क्या कहना है? इजहार मोहब्बत करना था। महवश नहायत बेखौफी से बोली तो वो चीख पड़ा, क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही हूँ। इसकी डिठाई अरूज पर थी। फिर उसने एक लव लेटर उसकी तरफ बढ़ाया। मुर्तज़ा ने वो कागज़ का टुकड़ा नहीं पकड़ा था। महवश वो खत कुर्सी पर रख कर चली गई। उसके जाने के बाद मुर्तज़ा ने वो खत उठा कर पढ़ा तो उसका रुआं रुआं सुलग उठा। वो गुस्से से बनाता हुआ चच्ची के पोर्शन में पहुंच गया, मगर चच्ची ने उल्टा आंखें माथे पर रख लीं। उन्होंने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया और रो रो कर दुहाइयाँ दी। मेरी मासूम बेटी को इसने वर्गलाया है। समीना होश कर बगैर सोचे समझे मेरे बच्चे पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं। सब जानते हैं कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं। अम्मा और दादी दोनों ने समीना को जली कटी सुनाई तो उन्होंने मज़ीद वावेला करना शुरू कर दिया। हमें अपनी तरबियत पर फ़ख्र है। मेरा पुत्र आजकल के छिछोरे लड़कों की तरह नहीं, और पूरा ख़ानदान चाहता है कि हारून की बेटी मेरे मीर पुत्र की बचपन की मंग है। दादी ने गरज कर कहा तो समीना जल बन गई और महवश साकत सी रह गई। इस वाक़ये के बाद मुर्तज़ा ने समीना चच्ची को मुखातिब करना ही छोड़ दिया, मगर महवश ने अपनी घटिया हरकतों को तर्क नहीं किया था। वो जब भी घर आता महवश पहले से मौजूद होती। शेर व शायरी वाले कार्ड, खतूत और गिफ्ट्स जो कि वो चुपके से मुर्तज़ा के कमरे में रखाती थी, फिर इन्हें इकट्ठा करके उसके मुंह पर मारना मुर्तज़ा का काम था। कुछ वक़्त मज़ीद बीता। अम्मा और दादी ने हारून चचा से शादी का तकाजा करना शुरू कर दिया। अशफा हारून जो कि उसकी बचपन की मंगेतर थी, ना जाने कब, कैसे और क्यों कर उसके ख्यालों पर छाती चली गई। मुर्तज़ा ने बहुत बचपन में उसे देखा था। उसे तो अब अशफा के नकूश तक भूल चुके थे,
मगर उसका ख्याली पेकर हमेशा उसके साथ साथ रहा। वो इसे चुपके चुपके चाहने लगा था। जब भी अम्मा और दादी उसका जिक्र छेड़ती मुर्तज़ा के दिल के तार बज उठते। फिर हारून चचा ने पाकिस्तान आने का बताकर इनको मसरूर कर दिया था। वो शादी के सिलसिले में ही आना चाहते थे। मुर्तज़ा ने ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि अशफा उसके साथ शादी पर दिल से राज़ी नहीं होगी। वो तो मुतमीन था, सरशार था, मसरूर था। अतिया चची बार बार अशफा को खुश रखने का उससे वादे ले रही थी। देखो मुर्तज़ा, हमारे बाद हमारी बेटी का तुमने बहुत ख्याल रखना है। उसे कभी तकलीफ़ मत देना। वो कुछ ज़िद्दी और नासमझ है और हमसे कुछ कुछ नाराज़ भी, मगर तुम उसे किसी भी हाल में मुझसे अलग ना करना। मुर्तज़ा ने उन्हें हर तरह से मुतमईन कर दिया, मगर खुद वो अशफा के रवैयों पर कई मरतबा उलझा था। उसे गुस्सा भी बेतहाशा आता, मगर खुद कंट्रोल करके अशफा की तमाम तल्ख़ व कड़वी बातों को शहद का घूंट समझकर पी जाता। उसने अशफा की हर ख़ता को माफ़ करने का पहले से ही सोच रखा था, मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब उसकी ज़ब्त की तनाबें छूट गईं। उसका मान रेज़ा रेज़ा हो गया। वो बुरी तरह टूट गया था। उसकी अना का बुत भी पाश पाश हो गया। उसकी हस्ती का गरूर खाक में मिल गया। दिल लहू लहू हो गया। उसकी बेतहाशा मोहब्बत, दीवानगी उसका मुंह चिढ़ाती रह गई। उसे यूं महसूस हुआ कि मीर मुर्तज़ा अंदर से मर गया है। वो उस रात वाक़या मर गया था जब महवश जीत के नशे से सरशार, आंखों में मुस्कुराहट की चमक लिए उसके कमरे में बड़े तफाखुर से दाखिल हुई थी। चली गई तुम्हारी अशफा, चली गई। कितने मज़े की बात है, मीर मुर्तज़ा की बीवी अपने 2 माह के बच्चे को छोड़कर भाग गई। ना जाने किसके साथ, कोई पुराना आशिक बॉयफ्रेंड। हा हा हा, वो कह के लगा रही थी, हंस रही थी। कहाँ मुँह छुपाओगे मुर्तज़ा? कितनी बेइज्जती की बात है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ गई, बल्कि तुम पर थूक गई। मैंने कहा था ना कि ये लड़की ज़्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। इन अय्याश आवारा अमीरजादियों का भला क्या भरोसा, मगर तुम पर तो उसके इश्क का भूत सवार था। वाह, मज़ा आ गया है। इसी दिन के लिए तो मैं बेकरार थी, बेचैन थी। अब मेरी रूह भी पुरसुकून हो गई है। वो उसे पत्थर का बुत बनाकर छोड़कर चली गई और फिर सब ने देखा कि मीर मुर्तज़ा हैदर ने हंसना छोड़ दिया है। हंसता तो वो पहले भी कभी नहीं था, मगर लोग कहते थे कि वो ना भी मुस्कुराए तो उसकी आंखें मुस्कुराती हैं। आज़म के वजूद में गुम कर लिया। उसने लोगों के तानू और तंज भरी गुफ्तगू से बचने की खातिर हर किसी से मिलना छोड़ दिया। उसने महफ़िलों में बैठना तर्क कर दिया। उसे हजूम से नफ़रत सी हो गई थी। उसे ज़िंदगी से भी नफ़रत हो गई थी और उसे औरत से भी नफ़रत हो गई थी। इसीलिए तो जब चच्ची ने बाबा के पैर आकर पकड़े कि वो मुर्तज़ा से महवश की शादी कर दें, तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया था। वो अपने बेटे के मिजाज के हर रंग से वाकिफ़ थे। फिर महवश भी बहुत रोती गिड़गिड़ाती रही थी, मगर मुर्तज़ा तो वाक़या पत्थर हो चुका था। तंग आकर चच्ची ने ज़बरदस्ती महवश की शादी कर दी। वक़्त बीतता गया, मौसम बदलते रहे, ख़ज़ाएँ और बहारें आती जाती रहीं, और फिर एक रोज़ वो फिर से आ गई, पूरे 6 साल बाद, उसका ज़ब्त आज़माने के लिए। उसका जी चाह रहा था कि वो अशफा के हसीन चेहरे को मसख़ कर दे, उसे जान से मार दे, मगर एक मर्तबा फिर बाबा ने उसे अपनी मोहब्बतों का वास्ता देकर रोक दिया। उन्होंने फिर से उसे पाबंद कर दिया। अगर तूने मेरी अशफा के साथ ज़्यादती की, उसे तकलीफ़ पहुंचाई या कभी छोड़ने की कोशिश की, तो मुर्तज़ा तेरे बाबा को कब्र में भी चैन नहीं आएगा। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो बेबस हो गया था, मजबूर हो गया, और फिर शाज़म की माँ से मोहब्बत को देखकर उसे दिल पर सब्र करना पड़ा था। दस्तक की आवाज़ सुनकर उसकी सोचों को ब्रेक लगे थे। वो बेदिली से उठकर दरवाज़ा खोलने गया तो सामने मुकर्रम को खड़ा पाया। ये सहन में पड़ा था मीर साईं, मेरी नज़र पड़ी तो उठा लाया। मुकर्रम ने एक सब्ज़ लिफाफे को इसकी तरफ बढ़ाया। ठीक है, तुम जाओ। साईं खाना? वो रुका। तलब नहीं। मुर्तज़ा ने मना कर दिया तो वो इसी मुअद्दब अंदाज में पलट गया। क्या है इसमें? मुर्तज़ा ने बेदिली से लिफाफा चाक किया तो बीच में से 3-4 कागज़ निकले। उसने ख़त नुमा इस कागज़ पर निगाहें जमा दी। तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? कोई रिश्ता तो मैंने खुद नहीं छोड़ा। चलो इस बहस को रहने देते हैं। मुर्तज़ा, जब ये ख़त तुम्हें मिलेगा मैं और अम्मी यहाँ से जा चुकी होंगी। आज रात हमने इस्लामाबाद जाना है और फिर वहीं से तकी के पास।
बहुत हसद महसूस होता है मुझे तुम दोनों को देखकर। क्या करूं, ये मेरी फितरत है, आदत है, या जो भी समझ लो। वो फिर आ गई है तुम्हारी ज़िंदगी में, मेरे तमाम मंसूबों पर पानी फेर कर। मगर देख लो, मेरा एक भी प्लान कामयाब नहीं हुआ। मैंने जो चाहा और जैसे चाहा, सब मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ हुआ। मैंने तो उसे खूब भड़का कर, तुमसे मुतनफ़र करके झूठी सच्ची दास्तानें सुनाकर भेजा था, मगर वो फिर भी आ गई। कितनी तौहीन मैंने अशफ़ा की थी खुद। उसे ये तक कहा कि तुम अनचाही हो, ज़बरदस्ती मुर्तज़ा की ज़िंदगी में शामिल की गई। तुम्हारी माँ ने मुर्तज़ा के पैर पकड़कर उसे मनाया कि उसकी बिगड़ी बेटी से शादी कर लो। कितना जहर भरा था मैंने उसके दिल में और जहन में। मैं तो मसरूर थी कि वो अब कभी पलट कर नहीं आएगी, मगर वो फिर भी आ गई। तुम दोनों मेरी आंखों के सामने रहो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मुझे इतनी मर्तबा ठुकराया है कि जब अशफ़ा गई तो मैं तुम्हें बेइज्जत करके बहुत मसरूर होती रही। तुम मेरी तौहीन करते रहे और मैं तुम्हारी मुतक्का बेइज्जती का सोचकर लुत्फ़अंदोज़ होती रही। दरअसल नफ़रत मुझे अशफ़ा से नहीं, तुमसे हो गई थी, मगर इस नफ़रत की लपेट में अशफ़ा भी आ गई। मैं मुक़द्दर पर शाकी होने वाली नहीं, इसीलिए तलाक का लेबल लगवा लिया है। अब यहाँ वैसे भी रखा क्या है, इसीलिए मैं और अम्मी नकी के पास जाने का फ़ैसला कर चुकी हैं। अम्मी भी तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। हम जानते हैं कि नकी और तकी ने अपने हक से भी ज़्यादा ज़मीन वसूल कर ली है। शायद तुम्हारे इसी रवैये ने अम्मी के मूड को भी बदल दिया है। अब क्या लिखूं, कुछ बचा ही नहीं लिखने को। बस इतनी इल्तिजा है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, पुरानी बातें भूल जाओ जो अक्सर तुम नहीं भुला पाते। मुर्तज़ा ने गम और गुस्से की एक तेज़ लहर मन में उठती महसूस की। जिन 2 टके के लोगों की इसके नज़दीक कोई हैसियत और अहमियत नहीं थी, अशफ़ा उन्हीं लोगों के जाल में फंस गई। और ये महवश की बातों में आई क्यों? बराह रास्त मुझसे इसने क्यों नहीं पूछा? ना जाने कौन सी गलतफहमियाँ उसने दिल में पाल रखी हैं। मुर्तज़ा का रुआं रुआं सुलग रहा था। सारी रात वो जागता रहा और गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश करता रहा। इसी सुबह फजर के वक़्त सानिया की चहकती आवाज़ सुनाई दी थी। लाला बेटी हुई है और वो भी इतनी प्यारी कि मैं बता नहीं सकती। मुर्तज़ा ने बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया और अगला पूरा हफ्ता वो गांव में ही रहा। उधर अशफ़ा गम से निडाल मुसलसल रो रही थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अपने 10 दिन की बेटी पर भी। इतनी अहमियत है तुम्हारी, बाप ने देखना भी गवारा नहीं किया। उसे रह रहकर वो वक़्त याद आ रहा था जब वो शाज़म को गोद में उठाए हस्पताल से आई थी और मुर्तज़ा और आशिर ने पूरे सहन में बगड़ा डाला था, मिठाइयाँ तकसीम की थीं। मुर्तज़ा कितनी मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखता रहा था और शाज़म को प्यार करता रहा था, और अब उसने आना भी गवारा नहीं किया। सानिया उसे समझा समझा कर थक चुकी थी, कोई ज़रूरी काम होगा इसीलिए नहीं आ सके। काम हम लोगों से ज़्यादा अहम है, वो गुस्से से फुंकारी। सानिया को इस लम्हे बहुत पहले वाली रोती धोती झगड़ा करती अशफ़ा की झलक दिखाई दी थी। 15 दिन बाद मुर्तज़ा की वापसी हुई और वो अपनी बेटी को देखने के बजाय दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। अशफ़ा को पता चला तो वो गुस्से से हवास खो बैठी। दिल चाह रहा था कि यहीं बैठकर दाड़े मार मार कर रोए, मगर दूसरे ही पल वो अमन को उठाए दर्द से दरवाज़ा खोले मुर्तज़ा के कमरे में मौजूद थी। बहुत गुनाहगार हूँ मैं, बहुत बड़ा जुर्म सरज़द हो गया है मुझसे, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। बहुत गलतियाँ की हैं मैंने, क्या इसकी सज़ा मेरी बच्ची को मिलेगी? मैं जानती हूँ मैं गलत थी और आप सबको भी गलत समझती रही। मेरे नज़दीक सारे पाकिस्तानी झूठे और लालची थे जो ग्रीन कार्ड के लालच में शादी करते हैं। जब मामा ने आपके साथ अचानक मेरी शादी का फ़ैसला किया तो मुझे शौक़ लगा था। मैं मरीना जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, इसीलिए मैं इनकार करती रही। मुझे दुख हुआ कि मामा ने मुझसे पूछे बगैर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर दिया। मुझे आप सब लोग भी धोखेबाज और बेईमान महसूस हुए। मुझे यकीन था कि आप भी मेरे साथ वही कुछ करेंगे जो मरीना के साथ यासिर ने किया, मगर मुझे बहुत अरसे बाद अपने ख्यालात और मनफी सोचों को बदलना पड़ा था। सबसे बढ़कर महवश की बेरंग ज़िंदगी और जो आपने उसके साथ मोहब्बत का फ्रॉड किया, इस चीज़ ने भी मुझे काफ़ी दुख पहुंचाया। मगर मैं इस वजह से वापस अमेरिका नहीं गई थी। असल वजह तो ये थी कि मम्मा ने मुझे आप सब की नज़रों में हकीर कर डाला था। जब कोई माँ बाप खुद से अपनी बेटी का रिश्ता डालते हैं तो क्या इज्जत रह जाती है, उनकी भी और उनकी बेटी की भी। मेरे लिए ये बात काबिल बर्दाश्त थी कि मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में शामिल की गई हूँ।
मामा ने मिन्नत समाजत करके आपके सामने हाथ जोड़े कि आप मुझे कबूल कर लें। मुझसे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई। अब जबकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने आपकी खातिर खुद को बदल लिया, खाना बनाना सीखा, घर के काम सीखे, आपकी खातिर क्या कुछ नहीं किया, और आप मेरी एक गलती को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं थक गई हूँ मुर्तज़ा, आपके तल्ख़, कड़वे, कठोर सर्द रवैयों और आपकी बेइत्तनाइयों का बोझ सह सह कर। मैं हार गई हूँ मुर्तज़ा, मैं हार गई हूँ। क्या आप अपनी बेटी की खातिर भी मुझे माफ़ नहीं कर सकते? वो तड़प तड़प कर रो रही थी और मुर्तज़ा के हाथों के तोते कबूतर सब उड़ गए। उसका गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। प्लीज़ अशफा, चुप कर जाओ। नहीं करती चुप। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। गुस्सा मुझे करना चाहिए था, उल्टा खफा तुम हो रही हो। आपको क्यों गुस्सा करना चाहिए? वो तंग कर बोली। तुम इस चीप महवश की घटिया बातों पर यकीन करके अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने चली थी। क्या मैं तुम्हारे नज़दीक इतना ही नाकाबिले एतबार था? क्या तुम मेरे साथ अपनी बदगुमानियों को शेयर नहीं कर सकती थी? तुमने अहमकों की तरह मेरी इज्जत को दो कौड़ी किया और चलती बनी, और बेवकूफ़ों की शहज़ादी, तुम्हें इस मनहूस ने ये पट्टी पढ़ाई है कि अतिया चची और चाचू ने ज़बरदस्ती मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर किया। तो ये सरासर झूठ है। मैं इतना भी नेक नहीं हूँ कि सबकी बातों और बुज़ुर्गों की जज्बाती ब्लैकमेलिंग से मुतासिर हो जाऊँ। और एक बात ये कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता बचपन से तय था। क्या? अशफा ने हैरत से कहा। मुर्तज़ा उसकी गोद में किस्मसाती अपनी बेटी को उठाकर चूमने के बाद सहूलत से बेड पर लिटाकर फिर से उसके करीब आकर बैठ गया। तुम बहुत अहमक हो, मुझे पता है, वो नाराज़ी से बोली। मुर्तज़ा ने इसके कमज़ोर जख्म चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर उसकी पेशानी को चूमा, तो वो कदरे दूर हटकर बैठ गई। तुम्हें मेरी बेइत्तनाई और सद रवैया नागवार लगता था, और गुर्बत भी तुम सह नहीं सकती। वो एक मर्तबा फिर उसे बाहों के घेरे में ले चुका था। मुर्तज़ा क्या करते हैं? वो शर्माते लिजाते दोनों हाथों से दूर हटाते हुए बोली, तो उसने अपने बाजू के हल्के को मज़ीद तंग किया। इस पल दरवाज़ा ज़ोर से खुला और शाज़म भागता हुआ उनके करीब आया। मुर्तज़ा संभल कर बैठ गया था और अशफा की हंसी छूट गई। शाज़म ने माँ के भीगे चेहरे को देखकर बाप की तरफ रुख किया। मम्मा, आपको किसने डांटा है, बाबा ने? हाँ, अशफा ने रोनी सूरत बनाकर कहा। आपने शाज़म की मम्मा को क्यों डांटा? शाज़म गुस्से से बोला था। मुर्तज़ा ने फ़ौरन कानों को हाथ लगाए। मेरी मजाल है जो शाज़म की मम्मा को डांट सकूं। फिर मम्मा क्यों रोई हैं? इन्हें गुड़िया ने मारा है। मुर्तज़ा ने बेड की तरफ इशारा किया तो वो उछल पड़ा और बोला, मम्मा, बहना कैसे काट में से निकल कर यहाँ आई? क्या चलकर आई है? नहीं बेटा, ये दौड़ कर आई है। हैं मम्मा? उसकी तहीर से आंखें फैल गई थीं। अशफा ने मुर्तज़ा को घूर कर देखा। इसी पल सानिया ने भी कमरे में झांका था। अगर गुस्से के बादल छट गए हैं और रूठने मनाने का भी सीन हो चुका है तो बाहर तशरीफ़ ले आएं। निमरा और आमर आए हैं। सानिया के शगुफ्ता लहजे में सरशारी थी, जो कि लाला और अशफा को खुश मसरूर देखकर उसकी आंखों में भी उतर आई। उन दोनों को एक साथ बाहर निकलता देखकर उसके दिल से बेसाख्ता दुआ निकली। परवरदिगार आलम, मेरे लाला के हरे भरे गुलशन को सदा आबाद रखना। अब किसी हासद की नज़र इनकी खुशियों पर ना पड़े, ना कोई बदगुमानी की फसील दिलों में दूरी का सबब बने। मेरे बाई के आंगन में इसी तरह फूल महकें, बहारें सदा यही बसेरा रखें। खुशियों की उम्र तवील हो और गम हमेशा के लिए रास्ता भूल जाएं। बेगम, कहीं तुम मुझे तो नहीं भूल गई? पिछले 20 दिनों से यही डेरा लगा कर रखा है। बस अब घर चलने की करो। आशिर की दुहाई पर वो आंसू साफ करती सूरत से बाहर निकल गई थी। खिड़की में से झांकता चांद 20 पल मुस्कुरा दिया था। ख़त्म शुद्ध। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।